दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। 2014 के बाद इस देश में एक नई प्रथा चालू हो गई है। बड़े बड़े अपराध करके बैंकों से हजारों करोड़ का लोन लेकर आईपीएल में फ्रॉड करके लोग फ्लाइट पकड़ते हैं और विदेश चले जाते हैं। और विदेश भारत की जांच एजेंसियां उनको ढूंढती रहती हैं और वो विदेश से बैठकर ज्ञान देते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, यानी 19 मार्च 2017 से उत्तर प्रदेश के सारे अपराधी या तो जेल में हैं या ऊपर चले गए। मुझे लगता है कि योगी जी को उत्तर प्रदेश के हकीकत पता नहीं चलने देते हैं। उनके प्रिय मुख्य सचिव प्रमुख सचिव जो है संजय प्रसाद जी। मैं इस घटना का क्यों जिक्र कर रहा हूं कि कैसे नीरव मोदी भागा, कैसे विजय माल्या भागा और कैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी की नाक के नीचे से 60,000 करोड़ों का घोटाला करके साइंस सिटी का मालिक राशिद नसीम भाग जाता दुबई। और तो और राशिद नसीम भागने के पहले योगी जी के सूचना सलाहकार को 5 करोड़ से ज्यादा का लोन देता है और लोन उस कंपनी को देता है जो सूचना सलाहकार के सरकारी आवास पर रजिस्टर्ड होता है। लेकिन साहब, राशिद नसीम से भी कोई पूछताछ नहीं हुई और योगी के पूर्व सलाहकार से भी कोई पूछताछ नहीं हुई। लेकिन अब जो मामला है वो थोड़ा ज्यादा भयानक है। मैं 60,000 करोड़ कम लेके गबन करके दुबई भागने वाले से कम नहीं कर रहा हूं, लेकिन उससे ज्यादा भयानक मामला है कप सिरप, जहरीली कप सिरप बनाकर उसको भेजा गया। कहां का? उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और उत्तर विदेश तक। शुरू हुआ कि 100 करोड़ का सिर्फ अब लोग कह रहे हैं 2,000 से 5,000 करोड़ का घोटाला। अब उसमें मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल जी दुबई बैठे हुए। उनके आवास पर ईडी तब पहुंचती है जब सपा के 4 बार के सांसद धर्मेंद्र यादव संसद में बोलते हैं कि जाति विशेष के माफियाओं ने पूर्वांचल में तबाही मचा रखी है और जहरीली कप सिरप सप्लाई की जा रही है। तो नींद से जगते हैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह और तुरंत ईडी का केस दर्ज कर देते हैं। कल उनके यहां परसों नोटिस चस्पा हो जाती है कि आपको 8 तारीख को आना है। तो आज शुभम जायसवाल संभवतः दुबई से एक वीडियो रिलीज करते हैं और बताते हैं कि मैं तो संत महात्मा आदमी हूं, अखिलेश यादव नाहक मुझे बदनाम कर रहे हैं। मनोज जी, संत शुभम जायसवाल के प्रवचन पर आपकी क्या राय है? अब मुझे लगता है कि शायद मेरे ख्याल से विकास जायसवाल या जो ये पूरा शुभम गैंग है जायसवाल। जहरीली, हाँ, शुभम जायसवाल नाम के जो ये लोग हैं, ड्रग माफिया जिनको मैं कह सकता हूँ, ये लोग मेरे ख्याल से अभी भी लगता है उनको ये महसूस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है। अरे आपकी सरकार है, आपके जो नेता हैं वो सरकार के बहुत नजदीकी हैं और जिस तरीके से आप लोगों ने ये काले कारनामे किए वो किसी से छुपे हुए नहीं है। पूरे प्रदेश और देश को पता चल गया कि जहर परोसा जा रहा है। वैसे बीजेपी पीडीए के लोगों के लिए लगातार जहर ही उत्पन्न कर रही है। मैंने तो कई बार कहा है, आपकी डिबेट में भी कहा है कि जहर हवा में भी जहर है, बातों में भी जहर है, खान-पान में भी जहर है, दवाई में भी जहर है। हर तरीके से पूरे प्रदेश भर में बीजेपी ने गरीबों के लिए जहर बो रखा है। तो गरीब का बच्चा भी सस्ती दवाई पी के या इस तरह की कोई दवाई पी के खांसी के नाम पे, एलर्जी के नाम पे और अपनी जान गंवा देगा। कई लोग ऐसी चीजों से अपनी जान गंवा भी चुके हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगातार जानबूझकर इसमें बनाया जा रहा है, बात की जा रही। मुझे लगता है कि चाहे वो शुभम जायसवाल हो या अमित सिंह टाटा हो या फिर धनंजय सिंह हो या जो लोग भी शामिल इस पूरे प्रकरण में शामिल है, उन लोगों को योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवाल उठाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन पे जायज या नाजायज जैसी भी कार्रवाई कर रहा है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। लेकिन इनमें किसी के अंदर इतनी हिम्मत है नहीं कि ये सारी ये बातें बोल सके, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अगर जैसे बोलेंगे वैसे ही योगी आदित्यनाथ जी अपनी तीसरी आंख खोलकर
हमारे घरों को बुलडोज कर देंगे, हमारी प्रॉपर्टियों को जब्त कर देंगे। वैसे योगी आदित्यनाथ जी के बारे में एक बात और भी आपको पता होगी कि वो माफियाओं की जमीन लेकर उस पे गरीबों के लिए आवास बना देते हैं। अब लखनऊ में किस माफिया ने जमीनें कब्जा कर रखी हैं, वो कौन गैंग है, ये योगी आदित्यनाथ जी जांच करा ले, मुझे कुछ कहना नहीं, चूंकि उनको मालूम नहीं नहीं सब है। मनोज जी, मैं आपको अभी आप नहीं रोकूंगा। कहो। नहीं नहीं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने आरोप लगाया है कि 30 मामलों में बुलडोजर चला है, 28 तो पीडीए के लोग हैं, बाकी 2 में सजाती लोग हैं। तो कह रहे हैं कि पीडीए के लोगों पे बुलडोजर चलता है, सजाती लोगों पे कम बुलडोजर चलता है। और निश्चित और तौर उन्होंने पे ये बात और सच। एक दूसरा पार्ट भी सुन लीजिए। दूसरा सर उन्होंने आरोप लगाया, खुलेआम आरोप लगाया, वीडियो अभी आपकी पार्टी के द्वारा भेजा गया है मीडिया ग्रुप्स में, जिसमें अखिलेश जी कह रहे हैं कि एसटीएफ के कुछ अधिकारी इस कप सिरप कांड में मिले हुए और वो बचा रहे हैं। तो बड़े गंभीर आरोप है भाई। उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री आरोप लगा रहा है और देश की तीसरी बड़ी पार्टी का नेता वो कह रहे हैं कि जौनपुर का एसटीएफ का अधिकारी है जो बचा रहे हैं लोग को। और निश्चय ही ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उसमें पुलिस का जो घालमेल रवैया था, या जिस तरीके से अपराधी यहाँ से निकल जाते हैं, वो पूर्वांचल से दुबई पहुंच जाते हैं बिना बताए, तो नहीं एसटीएफ के कोई पहुंच जाएगा, अपराधी भाग जाएगा। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की पुलिस, एसटीएफ या मंत्री, मुख्यमंत्री, सभी लोग अपराधियों को बचाने में लगे हुए हैं, ये बात अब उत्तर प्रदेश की जनता को पता चल चुकी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद सरकार को इन अपराधियों से अपना पल्ला झाड़ लेना चाहिए, क्योंकि पूरे प्रदेश के जनता में इस बात का आक्रोश है और लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, किस तरीके से अपराधियों को बचाने में लगे हैं। बनस्पत इसके, आप ही के हवाले से ये खबर मैं जान पा रहा हूं कि ईडी का केस अमित शाह जी ने दर्ज कर दिया है। तो जाहिर सी बात है, योगी आदित्यनाथ जी असफल हैं अपने सजातियों पे कार्रवाई करने में, और अमित शाह जी बहुत ही तत्परता के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी ईडी के माध्यम से इन लोगों की जांच करा रहे हैं। मैं तो इतना जरूर कहूंगा कि इन लोगों के जो काले कारनामे हैं अरे उनकी मनोज जी, जांच आपको पता ही हर नहीं कि तरीके से ईडी ने होनी आप चाहिए। नहीं नहीं, आपके सांसद ने लोकसभा में बयान दिया, करोड़ों लोग उस बयान को देख चुके हैं, धर्मेंद्र यादव ने। और उन्होंने जब बयान लगाया कि नहीं, ये सजाती माफिया कर रहे हैं, उसके बाद ही तो शाम को ईडी ने बनारस में केस दर्ज किया। आपको पता ही नहीं है? वो ये मैं मान नहीं नहीं सकता नहीं हूं। नहीं नहीं, वो बात ठीक है, वो माननीय सांसद जी ने पूरी बात उठाई। वो एक नेक्सस चल रहा है पूरा पूर्वांचल में, वो सिर्फ कोई कप सिरप में ही नहीं नेक्सस चल रहा है, वो तो नेक्सस चल रहा है वहां के खनन में, वहां के ठेका पट्टे में, वहां के सरकारी धन में, सब पे वो नेक्सस चल रहा है। वो बात किसी छुपी नहीं। लेकिन मैं मेरा परिप्रेक्ष्य कहने का ये है कि ईडी की जो कार्रवाई की गई है, वो क्या योगी आदित्यनाथ जी की इजाजत से की गई है, अथवा ईडी की सेंट्रल गवर्नमेंट की कार्रवाई से योगी आदित्यनाथ जी को बड़ा दुख हुआ है। ये बात योगी आदित्यनाथ जी को अपने बयान के द्वारा उत्तर प्रदेश की जनता को बता देना चाहिए। और अगर वो नहीं बता रहे हैं तो फिर उसमें तो हम लोग क्या, हम लोग तो यही मान के चलेंगे कि अपराधियों को बचाया जा रहा है, और बुरी तरीके से जो कह सकते हैं हत्यारे हैं, कह सकते हैं जो ड्रग माफिया हैं, अभी तक तो भू माफिया की बात होती थी, जिला जिला माफिया की बात होती थी, अब तो ड्रग माफिया है, और ऐसे ड्रग माफिया जो अरे सर, जहर परोस रहे हैं। मासूम बच्चों को कफ सिरप के नाम पे जहर बेचा जा रहा है। और वो शुभम जायसवाल का बयान सुना आपने? उसने कहा कि मैंने तो कोई क्या- नंबर तो कोई काम ही नहीं किया। वो तो कह रहा है कि वे तो एबार्ट कंपनी का सिरप था, मैंने उसको सप्लाई किया, से मेरा क्या दोष है? अगर एबार्ट कंपनी ढंग से सिरप नहीं बना रही है तो इसमें दोष तो वो बता रहा है, एक तरह से इंडायरेक्टली कहना चाह रहा है कि ये मोदी जी की केंद्र केंद्र सरकार की कमी है कि एबार्ट जैसी कंपनी जो है वो घटिया सिरप बना रही है, उसमें उसका कोई दोष ही नहीं है। उसने चलिए तो कम से सिर्फ कम व्यापार इसमें किया है। देखिए, अब सेंट्रल और उत्तर प्रदेश के बीच में झगड़ा शुरू हो गया है, और जो बयानों के हिसाब से लगता है कि या तो एबॉट कंपनी वाला बहुत ताकतवर है,
जो उस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और या तो फिर उत्तर प्रदेश बीजेपी योगी आदित्यनाथ जी के जो भाई हैं, चाहे अमित सिंह टाटा हो, चाहे धनंजय सिंह हो, या शुभम जायसवाल हो, जो उनका पूरा परिवार है बीजेपी का, आरएसएस का, वो लोग बड़े मजबूत हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दोषी कौन है। फर्क इस बात से पड़ना चाहिए यहाँ की सरकारों को, सेंट्रल की सरकारों को, कि आखिर इनकी लापरवाही से, इनके इस नेक्सस से उत्तर प्रदेश की वो जनता, या मध्य प्रदेश, राजस्थान की वो जनता जिसका कोई कसूर नहीं था, भाई, जिन्होंने पैसे देके दवाई ली अपने मासूम बच्चों के लिए कि उनका बच्चा सही हो जाएगा बीमारी से, तो उसको तो मौत मिली। और अगर मौत मिली, तो फिर मुझे लगता है कि चाहे कंपनी एबॉर्ट हो, चाहे जो भी कंपनी हो, उस पे अब तक सरकार को बहुत ही सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी के पास एक सुनहरा अवसर है, कंपनी हो या कोई उनकी जाति के लोग या माफिया, उन सब पे योगी आदित्यनाथ जी को कठोरतम कार्रवाई करके मुंह तोड़ जवाब दे देना चाहिए, विपक्ष का मुंह बंद कर देना चाहिए। हम लोग भी सवाल पूछने में असक्षम हो जाएंगे कि देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने अमित सिंह टाटा का पूरा बंगला गिरा दिया, उनकी सारी संपत्तियां जब्त कर ली। धनंजय सिंह का जो लखनऊ में मकान बना है और जो सड़क कब्जा ली है, उस सड़क जो अपने घर के गिरदे में कर ली है, उस सोसाइटी की सड़क को, तो वो देखिए खाली करवा खुलवा दिया योगी आदित्यनाथ जी ने। ये सब चीजें मुझे लगता अरे है कि सर, उनको एक कहनी चाहिए। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि लखनऊ में धनंजय सिंह ने सरकारी जमीन कब्जा कर ली, सड़क कब्जा कर ली है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जहां पे उनका मकान है, हाँ। वहां पे उस मैप के हिसाब से वो सड़क एक रास्ता है। लेकिन हम्म। अगर कोई अपने घर के अंदर सड़क करके बाउंड्री खींच ले, यानी कि जैसे आपने दोनों तरफ मकान खरीद लिए, सड़क के इस तरफ भी खरीद लिया, उस तरफ भी खरीद लिया, तो पीछे हम्म। दीवार खड़ी कर ली और उस सड़क को अपने बीच में कर लिया, अपने घर में कर लिया गेट की तरह। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति गलती से उस सड़क पे चला गया, तो उसकी हम्म। ट्रक हफ्तों बाद उसकी ट्रक को माफिया लोग छोड़ते हैं, और वो गलती से मोरंग डालने के लिए, गिट्टी डालने के लिए आया था उस मोहल्ले में, और गलती से उस सड़क पे चला गया, क्योंकि जिस जहां पे उसको डालना था मोरंगिट्टी, वो उनके घर के पीछे था, रास्ता वही दिखा रहा था मैप में। तो उस रास्ते पे चले जाने का दोष ये था कि 15 दिन बाद मेरे ख्याल से उस आदमी को ट्रक मिली, और उसका जो माल था उसको गिरा लिया गया। ये सारी बातें किसी से छिपी नहीं है, कोई पुलिस कुछ नहीं बोली, अरे कोई भाई साहब, अधिकारी कोई कुछ आप नहीं जो बोला। बता रहे हैं, और मैं उस सड़क को तो नहीं जानता, लेकिन मुझे लग रहा है कि डीजीपी कार्यालय से धनंजय सिंह का घर 2 किलोमीटर भी नहीं है। क्या राजीव कृष्णा जी और उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एसटीएफ अमिताभ यश जी नहीं देख पा रहे हैं? भैया बाबा, भय एसटीएफ चीफ, भैया भाई एसटीएफ चीफ तो अब डर काहे का। अब ये आप मुझे तो नहीं यही लाइन दे नहीं रहे समझ हैं? में आता। अरे किसके बिल्कुल भैया मैं हैं सही एसटीएफ लाइन में। चीफ? अब जाहिर सी बात है, जिन पे आरोप है वही उन्हीं के भैया होंगे। भैया भाई एसटीएफ चीफ, तो फिर डर काहे का। और फिर दोनों लोग, चाहे वो एसटीएफ चीफ हो और या जो माफिया है वो हो, जिन पे आरोप है वो हो, जो ड्रग माफिया के करीबी हैं वो लोग हों, वो सब योगी आदित्यनाथ जी के छोटे भाई तो हैं। क्या फर्क पड़ता है, और उन पे थोड़ी नहीं कोई मुकदमा लगने जा रहा उस तरह, जो कोई बात मैं कह दूं और वो हो जाएगा, और कल पुलिस बहुत तत्परता के साथ जांच करके और उनके ऊपर कार्रवाई कर देगी। वो सब कुछ नहीं होगा। लेकिन चूंकि जो सूत्रों के हवाले से और जो तमाम तथ्यों के आधार पर जो जानकारी है, वो तो आपके वीडियो के माध्यम से शेयर करनी पड़ेगी। आप, मैं तो कहूंगा कोई जो हिम्मती पत्रकार हो, वो जाए और देखे कि भैया जिसके एसटीएफ चीफ हैं, उनके छोटे भाई लोग कहाँ कहाँ क्या 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 कब्जा कर रहे हैं, ये बताना चाहिए। तब मैं समझूं। और योगी आदित्यनाथ जी अगर यहाँ जगहों पे बुलडोजर चलवा दें, तब मैं मानूंगा कि हाँ, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में माफियाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाकी तो विपक्ष के नेताओं को आप छोटे से 2-4 केस वाले व्यक्ति को अपराधी बना दो। मेरे जैसे प्रवक्ता को उन्होंने अपराधी बना दिया है। धमकी देने वाला, योगी आदित्यनाथ जी को अपशब्द कहने वाला, जाति को गाली देने वाला बना दिया। मैंने तो सिर्फ सवाल के जवाब और जवाब के अपमान के बदले थोड़े से सवाल तीखे पूछ लिए थे, तो लोगों ने पता नहीं क्या क्या कर दिया। ये बात अच्छा, इसी मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की इसी सरकार को इसीलिए समझना एफआईआर के चाहिए। बाद आपकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई, हमको लग रहा है। नहीं, आवाज देखिए, एक बार बताएं, विषय जैसा होगा उस हिसाब से सवाल होगी।
मैं फिर कहता हूँ और बार-बार कहता हूँ कि मेरी आवाज़ कोई किसी मुकदमे की मोहताज नहीं है। आप सवाल पूछो, मैं बता दूँगा लेकिन और जिस लेकिन तेवर में आवाज कहोगे धीमी उस है, तेवर थोड़ी में बता आवाज दूँगा। धीमी आ रही है आज। नहीं देखिए अब कार के अंदर से डिबेट कर रहा हूँ तो हो सकता है आपको धीमी लग रही हो। लेकिन आप कुछ ऐसा पूछोगे तो निश्चित तौर पे आवाज़ जहाँ पे जो साउंड की आवश्यकता होगी, ये मशीन जो है मनोज यादव रूपी वो उसी साउंड में जवाब देगी। अब खुले आसमान के आपके नीचे तो है नहीं, गाड़ी से बैठे हैं। भाई अखिलेश जी तो लगातार कह रहे हैं कि सिर्फ पीडीओ बुलडोजर चलता है। कल तो उन्होंने ट्वीट कर दिया है कि लगता है बुलडोजर नशीली कप सिरप पी के कहीं गिर पड़ गया है। नहीं तो ये बात सही है, बिल्कुल सही है कि आखिर क्या हो गया भाई? किस कारण से ये सिर्फ का नशा इस कदर है कि लोगों के यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अपराधी फरार है, अपराधी विदेश में घूम रहा है, अपराधी वीडियो बना रहा एसटीएफ है। की हाँ, एसटीएफ की संरक्षण में बेहतरीन तरीके से कितनी स्टाइल से आपने तो कई सारे वीडियो देखे हैं कि कोर्ट में पेशी के दौरान कैसे लोगों के गुर्गे कैसे साथ चल रहे हैं, कैसे एसटीएफ स्वतंत्र होके कोई मतलब ऐसा लगता है जैसे कि कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कुल मिला के संरक्षण पूरी तरीके से और नुकसान इस देश में और प्रदेश में अगर किसी का हो रहा है, तो वो गैर बीजेपी समर्थक लोगों का हो रहा है, जो बीजेपी के पक्ष में नहीं है लोग या जो हैं भी, तो उनके समाज के लोगों का लंबा नुकसान मौजूदा सरकार उत्तर प्रदेश की कर रही है। ये बात अब किसी से पाठक जी छुपी नहीं है। पूरे नहीं, प्रदेश को ये पता चल एक चीज गया है। मेरी समझ में नहीं आ रही मनोज जी। इसी तरह का एक एनआरएचएम का घोटाला तो उसमें दवा का तो नहीं मामला था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड एक था, नेशनल हेल्थ रूरल मिशन का कार्यक्रम केंद्र सरकार चला रही थी, राज्य सरकार चला रही थी 2012 के पहले। मायावती सरकार में उसमें कई सीएमओ की जान गई थी और एक सीएमओ साहब जैसा दावा किया जा रहा है कि उन्होंने जेल में ही अपनी जान दे दी थी। और उसके बाद जांच ढीली हुई और मायावती जी ऐसा सत्ता से बाहर गई कि आज सिर्फ उत्तर प्रदेश में उनका एक विधायक है। और ये कांड तो मुझे लग रहा है कि उससे भी बड़ा लग रहा है, क्योंकि मासूमों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया है। उत्तर प्रदेश की जनता किसी की गुलाम नहीं है साहब। इस मामले में अगर जांच ढंग से नहीं की गई तो आप जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। जब एनआरएचएम के घोटाले के बाद मायावती चुनाव हार जाती हैं और पहली बार 2012 में 80 पे आती है, फिर 20 फिर 1 पे चली जाती है। देखिए कोई मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि मुझे जो महसूस हो रहा है इस बात पे कि मायावती जी के समय में किसको संरक्षण मिला या कौन क्या हुआ, किस तरीके घोटाला हुआ, किसने आत्महत्या कर ली, किसकी हत्या हो गई, वो एक विषय हो सकता है। लेकिन एक बात का तो पूर्ण रूप से मुझको भी विश्वास है और मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश की जनता को और समझदार इंसान जो भी हैं, उन्हें विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार है, वो अपराधियों को बचाने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। कोई भी योगी आदित्यनाथ के से संरक्षित अधिकारी, कोई भी माफिया, कोई भी नेता, कोई राजनेता, कोई विधायक, कोई सांसद, किसी को खरोच तक नहीं आएगी, इतना मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूँ। मैंने तो सजीव लोगों की बात की, अगर मैं बात ये कहूँ कि उनके घर के सामने पड़े तख्त के 2 कीले भी नहीं ढीले किए जाएँगे। कुर्की की बात, बुलडोज़र चलाने की बात, ये सब तो बहुत दूर की कौड़ी है। मुझे लगता है कि उनके घर के सामने अगर कोई तख़्त पड़ा होगा तो उसकी कहते नहीं चूर भी ढीली नहीं होगी, इसमें 2 राय नहीं है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अ, सरकार संरक्षित माफिया, गुंडे, अधिकारी उत्तर प्रदेश के पीड़ित समाज के लोगों को, आम आदमी के बच्चों की जान के दुश्मन बने बैठे हैं और अब तक कुछ ऐसा नहीं किया गया जिसको हम आप ये कह सकें कि शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं और वो उत्तर प्रदेश के बच्चों की जान की कीमत को समझते हैं। शायद मेरे ख्याल से यही नेक्सस है, बड़ा नेक्सस है और ये नेक्सस योगी आदित्यनाथ जी के मठ तक कनेक्ट है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, आर्थिक रूप से या किसी और तरीके से। मैं आप तो बड़ी बात कर रहे हैं कि मतलब मठ का संरक्षण था, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि योगी जी कितने न्यायप्रिय हैं इस मामले में। देखिए अमित सिंह टाटा गिरफ्तार हो गए जो ठाकुर थे, आलोक प्रताप सिंह गिरफ्तार हो गए जो ठाकुर थे, बाकी एक राहुल यादव का नाम आ रहा है, प्रशांत उपाध्याय का नाम आ रहा है, पूजा तिवारी का नाम आ रहा है और कई लोगों का नाम आ रहा है, उन पर गिरफ्तार नहीं किया गया। तो योगी जी ने तो अपने
आप लोग का आरोप गलत है, उन्होंने तो 2-2 सजा दी, गिरफ्तार कर लिया। एक बात मुझे पाठक जी बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में छोटी से बड़ी कोई घटना हो जाए और जिसमें योगी आदित्यनाथ जी के सजातीय फंस जाए या आरएसएस का जो कैडर वोट है वो फंस जाए और उसमें कोई एक यादव ना आए, नाम तो मेरा नाम बदल देना, उठा के आप देख लो। उसमें लेकिन एक गिरफ्तार, यादव का नाम, सवाल ये उठा कि अभी तक कोई न यादव गिरफ्तार हुए न पंडित जी गिरफ्तार हुए। लोग मैं सोशल ये मीडिया पर बात लिख नहीं रहे हैं मानता। कि प्रशांत मैं उपाध्याय को क बचाया जा रहा है, पूजा तिवारी को बचाया जा रहा है, राहुल यादव को बचाया जा रहा है। योगी जी ने तो अपने पाठक जी सजाती वो लोग लोग गिरफ्तार कर लिया। मुझे लगता है कि अब तक उनका दोष या विवेचना में ये बात सिद्ध नहीं हुई होगी कि उन लोगों का हम्म, इसमें कितना दोष है। दोष के आधार पे ही मुझे लगता है ये सारी चीजें की जाएंगी। इतना तो तय है और सत्य है हम्म, कि आ, इस केस में बड़े-बड़े लोग फंसे हैं, इसमें दो राय नहीं। किसने फंसाया है, किस तरह फंसाया है, पहली बार फंसाया गया है योगी आदित्यनाथ की पुलिस पे या सत्ता संरक्षित माफियाओं पे किसकी आंखें टेढ़ी हुई हैं, ये बात अभी योगी आदित्यनाथ जी के हवाले से नहीं आई है। अगर योगी आदित्यनाथ जी का तीखा बयान आ जाता किसी सदन में या कहीं मीडिया के सामने, तो स्पष्ट रूप से बात समझ में आ जाती कि शायद योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी नजरें टेढ़ी कर रखी। लेकिन ऐसा कुछ ना है, ना भविष्य में मैं मानता हूं कि होगा। इन माफियाओं को बचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अब एक बात हो सकती है कि अमित शाह जी चूंकि पता नहीं कितना पसंद करते हैं योगी जी को या योगी जी कितना पसंद करते हैं गृह मंत्री जी को, उस लड़ाई में किस तरीके से अपराधियों पे शिकंजा कसा जाएगा वो एक महत्वपूर्ण बात हो सकती है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को दोषी सिद्ध कराया जाएगा। अभी तो इस बात में कोई गुंजाइश बचती नहीं है कि आने वाले समय में शायद बहुत जल्दी इनको बचाने का कोई ना कोई हथकंडा ये सरकार सामने ले आएगी। चलिए सर, आपने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने व्यस्त शेड्यूल में से आपने, मुझे लगता है गला आपका ठीक नहीं, फिर भी आपने हमारे साथ बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।